हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो के क्लास में हैं। और बायो के क्लास में जिस तरीके से आपको मालूम है, साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और इसके अंतर्गत 80 नंबर का लोगों का सैद्धांतिक परीक्षा होता है। और इस सैद्धांतिक परीक्षा में लगभग 27 से 30 नंबर हमारे बायो से है। और इस बायो को एक महत्व देते हुए जब हम लोग बायो का अध्ययन कर रहे हैं में, जैसा कि आपको मालूम है, 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। और हमारी इस 5 चैप्टर से पहला चैप्टर, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक जैव विकास का है। और जैव विकास के अंतर्गत हम लोग 4 विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें पोषण है, यानी पोषण। दूसरे में हम लोग रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। तीसरे में हम लोग पदार्थों का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा जो एक्सक्रेशन है अर्थात उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए मैं पहला आपके पास पोषण से संबंधित चैप्टर पे आता हूँ। और पोषण, जैसा कि सभी को मालूम है, हमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन ऊर्जा को हमें प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। आज जितनी भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, जैसे आप कहीं पे जाना हो, आप चल करके जा रहे हो, दौड़ करके जा रहे हो, कहीं बैठे हुए हो, कहीं लेटे हुए हो, या विभिन्न तरह की क्रियाओं को कर रहे हो, सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलता है। हमारा भोजन, जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं कि हम लोग भोजन की बात करें, तो जैसा कि हमारे पास है कि भोजन एक ऐसा माध्यम है जिससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को हम प्राप्त करते हैं। ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल है। इनमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन, जिसे कि हम लोग शरीर निर्माता पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा दिए गए एमिनो अम्ल से होता है। के अलावा जो वसा है, ये हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। ये हमारे भोजन के माध्यम से हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये चीज़ हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करके हम लोग अपनी जैव प्रक्रियाओं को पूरा कर पाते हैं। इनमें, जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, कि लगभग एक सामान्य महिला को 1600 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जबकि एक सामान्य पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। अगर हम लोग ये विभिन्न प्रकार के चीज़ों को देखें, जैसा कि हम सबको मालूम है कि अलग अलग तरह के व्यवसाय या अलग अलग तरह की कार्यों को हम सभी करते हैं। और इन कार्यों के आधार पर हमें अलग अलग परिमाण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमने ऐसा बताया। और हमारे भोजन में ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि हरी सब्जियां हैं जिसको कि प्रतिदिन 400 ग्राम के आसपास, इसके अलावा जिस तरीके से दाल, अंडे या फिर फ्रेश फ्रूट की ज़रूरत है, ये जो है 85 ग्राम की बात कही गई है। या फिर केवल फ्रूट्स की बात कहा गया, 100 ग्राम की बात है। नट्स और सीड के बारे में कहा गया 30। इसके अलावा फैट और ऑयल 27। इसके अलावा सेरल्स, जो कि हम लोगों को 260 ग्राम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। और इनसे ही हम अपने शरीर की विभिन्न रिक्वायरमेंट को, या हमारे शरीर की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाते हैं। अब इनमें सबसे पहले अगर हम लोग पोषण की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि पोषण 2 प्रकार का होता है। जैसा कि बताया गया कि पोषण 2 प्रकार का होता है, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो पोषण की प्रक्रिया है, या पोषण की प्रक्रिया हम लोग पोषण, जैसा कि हमने कहा कि पोषण हमारे पास 2 प्रकार के हैं। में एक पोषण जिसको कि हम लोग स्व पोषण कहते हैं, जबकि दूसरा पोषण जो कि हमारे पास होगा, ये है हमारे पास पर पोषण। लेकिन सबसे पहली बात आती है स्व पोषण का। स्व पोषण अर्थात एक पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने
पोषण के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग स्वपोषण के नाम से जानते हैं। ये स्वपोषण की प्रक्रिया जहाँ तक है, तो स्वपोषण की प्रक्रिया के बारे में जैसा कहा गया कि यह दो प्रकार का होता है। इनमें एक प्रकार के पोषण को हमने स्वपोषण कहा, जबकि दूसरे प्रकार के पोषण को हमने रासायन पोषण का नाम दिया। तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण अर्थात पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग प्रकाश के विभिन्न तरंगों वाले प्रकाशों का उपयोग करते हैं। इसमें प्रकाश के अलग अलग तरंग के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लाल प्रकाश सबसे ज्यादा उपयोगी है। के अलावा हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, या नीले रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, लेकिन लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग कर पाने में सक्षम होते हैं। जहां तक प्रकाश संश्लेषण की बात है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ हरे पौधे सूरज के प्रकाश को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया करते हैं, और इस अभिक्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस ग्लूकोज को मंड के रूप में पौधे जमा कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, और आवश्यकता अनुसार उसको अलग अलग समय पर अलग दूसरे प्राणी या पौधा खुद उसका उपयोग करता रहता है। जबकि कुछ सरल प्रकार के जीव हैं जिनमें कुछ बैक्टीरिया हैं, वैसे जीव रासायन संश्लेषण करते हैं, जो कि प्रकृति में कुछ रसायनों की उपलब्धता होती है, उन रसायनों का परस्पर संयोग करा करके वह ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक अगर हम लोग परपोषण की बात कर रहे हों, तो परपोषण की प्रक्रिया में हम लोग ये देखेंगे कि परपोषण 3 प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मृतजीवी पोषण अर्थात कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरा जो है हमारे पास परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण में जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। यह दूसरे जीवों पर निर्भरता या तो आंतरिक रूप से या फिर जो है बाह्य रूप से भी होता है। जबकि तीसरा होता है प्राणी संपोषण अर्थात कुछ जीव अपने पोषण को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, और यह जस्ट जैसे एक जीव मनुष्य है और मनुष्य अपने पोषण की प्रक्रिया को करता है, उस तरीके से अगर किसी जीव में पोषण हो तो वह प्राणी संपोषण करता कहलाता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई जीव मल्टी सेलुलर हो या फिर जो है कहूँ बहुत ही बृहत आकार का जीव हो या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला हो। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जीव का हमने एग्जाम्पल दिया है, ये अमीबा है। अमीबा मात्र एक कोशिका से बना है, लेकिन वह प्राणी संपोषण कर पाता है। यहीं अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम भी प्राणी संपोषण की प्रक्रिया कर सकता है। जबकि परजीवी पोषण की जहां तक बात है, ये लीच है, जोंक है। ये जोंक जो है आपको दिखाया जा रहा है जिस तरीके से परजीवी पोषण करता है, ये बाह्य परजीवी पोषण करता है। जबकि आंतरिक अगर हम लोग देखें, तो आंतरिक परजीवी पोषण में जैसे मलेरिया परजीवी है या फिर फाइलेरिया परजीवी है, ये सब आंतरिक परपोषी है। जबकि तीसरे की बात अगर हम लोग यहाँ देखें, मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करता है, इसके अंतर्गत सभी अपघटक आते हैं। और अपघटक में जैसा आप सब भी जानते होंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ कुछ जीवाणु और कुछ जो है फंगस यानी कवक, ये दोनों को हम लोग जो है मृतजीवी पोषण के अंतर्गत देखते हैं। अब आइए जहाँ तक पोषण पौधों में हम लोग देखें, और पौधे दो प्रकार के हम लोग देखते हैं, एक हरित और दूसरा होता है अहरित। जितने भी अहरित पौधे हैं वे सभी अपना पोषण परजीवी पोषण के रूप में करते हैं, अर्थात वे अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जिनमें हम लोग जो है कुछ अमरबेल के बारे में अगर हम कहें, तो अमरबेल ऐसा ही पौधा है, या जो है हम लोग नेपेंथिस की बात करें वो ऐसा ही पौधा है। ऐसे कुछ पौधे हैं, वीनस फ्लाईट्रैप भी है। ये सब जो है वैसे पौधे हैं जो कि अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पौधों में पोषण की बात है, तो पौधे अर्थात वैसे पौधे जो हरित हैं, जो हरे हैं, इनके अंदर एक ऐसे
हरे रंग के वर्णक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में उसको मदद करता है। ये वैसी प्रक्रिया है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के लिए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और इस प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण हो जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताई गई कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच ही अभिक्रिया होती है, लेकिन इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। अब इनके लिए, जैसा कि इसके आधार पर स्पष्ट रूप से बताई गई कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें 4 चीज की आवश्यकता है, जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसी तरीके से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है जल की उपस्थिति अर्थात प्रेजेंस ऑफ जल। ये 4 में से 2 रासायन सीधे तौर पर अभिक्रिया करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। जबकि क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल ज्यादा तौर पे वृक्षों के पत्तियों में, जबकि छोटे पौधे के तना में भी पाया जाता है। ये वैसा रसायन है जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। और इस पौधे में भी अगर हम लोग देखें तो कुछ पौधे लाल भी हो सकते हैं, कुछ पौधे पीले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्णक उसमें क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये क्लोरोफिल का 4 टाइप है, जिसमें कि क्लोरोफिल ए और बी हरा ही है, लेकिन एक लाइट है और एक डार्क है। जबकि कैरोटीन जो कि रेडिश ब्राउन होता है, लाल लिए हुए भूरे रंग का होता है, जबकि जेंथोफिल जो कि पीले रंग का होता है। ये क्लोरोफिल वर्णक अगर उपस्थित है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होता है। ज्यादा तौर पे पत्तियों के छिद्र, पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग स्टोमेटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। इनको घेरने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका में ज्यादा तौर पे वर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर कुछ विशिष्ट रचनाएं होती हैं, जिनको हम लोग थैलाकोइड्स और स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। थैलाकोइड्स जो विशिष्ट प्रकार की रचना है, इसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु का विघटन होता है, और जल का अणु टूट करके, ये जो जल की अणु आप देख रहे हैं, यहाँ जल का अणु टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन वापस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके वह निर्माण करता है ग्लूकोज का। यह प्रक्रिया जब पहली प्रक्रिया होती है जिसमें जल के अणु विघटित होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कोशिका के थैलाकोइड्स के अंदर यह प्रक्रिया होती है। और चूंकि ये लाइट की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया कह रहे हैं। जबकि दूसरी प्रक्रिया जब होगी, अर्थात दूसरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का संयोजन होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का संयोजन होगा, उस प्रक्रिया में लाइट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर लाइट की अनुपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसे हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण हो गया। इस ग्लूकोज को पौधे संचित किए मंड के रूप में। कार्बन और ऑक्सीजन जो बच गया था यहाँ पर, जैसा कि हमने कहा था कि जल टूटा और जल के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा तो ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन की तो कोई यहाँ अभिक्रिया ही नहीं हुई। अभिक्रिया शेष बच अभिक्रिया में निर्मित ऑक्सीजन जो है वह शेष बच गया। ये शेष बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो जाता है। जबकि चूंकि जल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ हमने 12 अणु लिया है जल, तो 6 अणु जल का उपयोग नहीं होता है, तो ये 6 अणु जल रिलीज हो जाता है। अगर यहाँ 6 अणु ही जल होता तो फिर
जल यहाँ रिलीज नहीं। ये हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि इस तरीके से सूर्य की प्रकाश का उपयोग करके हरे पौधे अपने भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या में सत्यता है? क्या पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण कर पाते हैं? से हम लोग प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा देखेंगे। हम लोग इस बात को जानेंगे कि क्या यहाँ पर पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता है या नहीं है, जिसमें सबसे पहले हमने क्लोरोफिल का बात किया। क्लोरोफिल अनिवार्यता को देखना है हमें कि पौधे में, हमने शुरू में जैसा कहा कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीज की जरूरत है, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात बताई गई, जल की बात बताई गई, सूर्य के प्रकाश की बात बताई गई और क्लोरोफिल की बात बताई गई। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल की अनिवार्यता को हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए क्रोटन का पौधा हम लोग ले रहे हैं। क्रोटन जो कि एक चित्तीदार पौधे वाला पत्ती वाला पौधा होता है, इसका संपूर्ण भाग हरा नहीं होता है, इसके बीच बीच में कहीं पर उजला होता है, कहीं पर लाल होता है, कहीं पे पीला होता है, संपूर्ण भाग हरा नहीं होता है। इस पौधे को हम लोग ले रहे हैं। इस पौधे के अलावा हमें चाहिए बीकर, रखनली, एल्कोहल, आयोडीन का घोल, स्प्रिट लैंप और स्टैंड। सबसे पहले हम लोग एक स्वस्थ पौधे करोटन के पौधे से हम लोग क्या करते हैं, पत्ती को लेकर के आते हैं। इस पत्ती को हम लोग सबसे पहले प्रखनली में रखेंगे और प्रखनली में अल्कोहल को रख लेंगे और इसे हम लोग पहले गर्म करेंगे। एक जैसे ही हम लोग प्रखनली में इसे रख करके एक बीकर में जल लेकर के उसमें रख करके गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्लोरोफिल इसका बाहर निकलेगा और पत्ती वर्णविहीन हो जाएगी। जब पत्ती वर्णविहीन हो गया, ऐसी स्थिति में हम लोग इस पौधे को लेकर के, सॉरी, इस पत्ती को लेकर के वापस बाहर निकालेंगे और इसे साफ पानी से धो लेंगे। तो साफ पानी से धोएंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी क्लोरोफिल हैं, अगर पत्ती के बाहरी भाग में भी अगर कहीं है लगा हुआ, वो हट जाएगा। के बाद फिर साफ पानी से धोने के बाद इसे हम लोग वापस एक डिस्क में रख करके इस पर आयोडीन के घोल को डालेंगे। जब आयोडीन के घोल को डालते हैं तो हम पाते क्या है कि पहले से जितने भाग में क्लोरोफिल था वो सारा भाग पीला हो जाएगा, जबकि जितने भाग पर पहले से हम लोग देख रहे थे कि उजला था या पहले से पीला था या पहले से लाल था, वो सब प्रभाव विहीन रह गया, अर्थात वो उजला ही रह गया। ये दर्शाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो नीला हो जाता है। यहाँ नीला होना इस बात को दर्शाता है कि क्लोरोफिल यहाँ वर्क जहाँ जहाँ है वहाँ नीला हो गया। ये बताता है कि इस भाग में क्लोरोफिल की उपस्थिति थी, बाकी भागों में नहीं था, इसलिए इन भागों में हमने देखा कि वो भाग ज्यों का त्यों अर्थात अपरिवर्तित रहे। जबकि दूसरे प्रयोग की बात अगर हम लोग करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अनिवार्यता को दर्शाना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है कि 2 गमले में लगा हुआ हम लोग एक पौधा लेंगे। 2 गमले में अलग अलग लगा हुआ पौधा लिए, इसको बेलजार लेते हैं हम लोग। बेलजार ये एक विशेष प्रकार का पात्र है जो कि नीचे से ओपन होता है। तो एक समतल जगह पर गमले को रख करके हमने क्या किया कि बेलजार से इसको ढक दिया। इसके अलावा कांच की पट्टिका लेना है और इस कांच ग्लास लेना है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, गैसोलीन है, इसके अलावा जो है आयोडीन का घोल है, स्प्रिट लैंप है और स्टैंड है। ने क्या किया कि सबसे पहले इसमें बेलजार में रखने के बाद जो हम लोग यहाँ तस्तरी ले रहे हैं, जो हम लोग प्लेट ले रहे हैं, इसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल दे रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही अगर हम लोग डालेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेगा, तो इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं होने देगा।
जबकि इस पौधे को अगर हम लोग देखें तो इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। तो इसे 4 से 5 घंटे तक हम लोग धूप में छोड़ देंगे। जब 4-5 घंटे के बाद जब हम लोग इसको धूप में छोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी पत्ती को तोड़े, और पत्ती को तोड़ने के बाद फिर जो है हम लोग ये बीकर है, इस बीकर में जो है रख लिए। रखने के बाद फिर जो है दूसरे बड़े बीकर में रख करके इसको गर्म करते हैं। बीकर में हम लोगों को जो पहला बीकर लेना है, उस बीकर में हम लोगों का अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि जो पर्णहरित है वह अल्कोहल में विलय होता है। जब हम गर्म करेंगे तो उसका अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और पत्ती वर्णविहीन हो जाएगा। ऐसी पत्ती में फिर से हम लोगों को एक डिस्क में रखना है, और डिस्क में रख करके जब हम उस पर आयोडीन की घोल को डालेंगे तो आयोडीन के घोल को डालने पर हम ये पाएंगे कि जो है वह पीला हो गया वो भाग जिस भाग में क्लोरोफिल सॉरी जिस भाग को पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जबकि जिस भाग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला उस भाग में हम लोग देखेंगे कि जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होने के कारण वो उजला का उजला ही रहेगा। इसी तरीके से तीसरे प्रकार की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को हमें दर्शाना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग गमले में लगा हुआ एक मंड विहीन पौधा ले लेते हैं, अर्थात वैसा पौधा जो पहले से 5 से 6 दिन तक अंधेरे में रखा हुआ था। यह पौधा मंड विहीन था। इस पौधे को हम लोग लेकर के इसकी एक पत्ती पर एक काले रंग की मोटी परत लगा देते हैं। एक मोटी सी कागज की एक पट्टी लगा देते हैं, जेम्स क्लिप से उसको टाइट कर देते हैं, किनारे वाले हिस्से पर वैसलीन लगा देते हैं। ऐसा करने से अंदर प्रकाश बिल्कुल ही नहीं। अब इस पौधे को उठा करके हम लोग 3 से 4 घंटे तक इसे धूप में छोड़ देते हैं। जब 3-4 घंटे तक हम लोग धूप में छोड़ते हैं, वो पत्ती जिसपे कि हम लोग आधे भाग में काला कागज लगाया था उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। पत्ती को तोड़ करके फिर जब हम उसको आयोडीन में अल्कोहल में डाल करके गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसका हरा रंग बाहर निकल जाता है, पत्ती उजले रंग की हो। पत्ती को वापस हम लोग लेकर के शुद्ध पानी से, साफ पानी से धो लेते हैं। फिर सुखाने के बाद इस पत्ती को एक डिस्क में रखते हैं, आयोडीन डालते हैं। जब हम आयोडीन को डालते हैं तो ऐसा पाते हैं कि सिर्फ वो भाग जो कि ओपन था, काले कागज से ढका हुआ नहीं था, ऐसे भाग जो हैं वो नीले हो गए, जबकि काले कागज से ढका हुआ हिस्सा सफेद ही रहे। तो बताता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है अनिवार्य है धूप या सूरज की प्रकाश। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जंतु